हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 11.3। 11.3 में जो फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं उसका बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमारा इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन अ नॉर्मल फॉर्म। हमारी जो इक्वेशन गिवन रहेगी प्लेन के अंदर नॉर्मल फॉर्म में, तो उसके वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म किस तरीके से लिखे जाएंगे वो ध्यान से देखिए। वेक्टर फॉर्म आपका r डॉट n इक्वल्स टू डी। यहाँ पे n जो है वो आपका यूनिट वेक्टर होगा, n डॉट n विच इज़ इक्वल्स टू 1। n का डॉट प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल रहेगा, 1 के इक्वल रहेगा सेम सम में। इतना क्लियर हो गया। अगर सेम रहेंगे तो उसका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 1 रहेगा। n जो है वो आपका यूनिट वेक्टर है। एंड यहाँ पे आप लोग डायग्राम देखिए, अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा डायग्राम ख़राब हो गया है, मैं क्लियरली आपको यहाँ पर बताती हूँ। देखिए, ये आपका डायग्राम है। हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे कोई हमारा पॉइंट है, ये आप पी मान लीजिए। आपके तीन ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 3 डायमेंशनल पढ़ रहे हैं तो मतलब आपके 3 पॉइंट्स रहेंगे एक्स वाई जेड। यहाँ पे जो आपका रिजल्टेंट है वो है, ये आपका डी है डिस्टेंस, एंड ये आपका नॉर्मल पॉइंट रहेगा एन। इतना क्लियर हो गया। यहाँ से 0 से 3D डायग्राम में इस तरीके से हमारा डायग्राम क्लियरली दिखेगा। इतना आपको समझ में आ गया। ये आपका डायग्राम है। डायग्राम एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूले वगैरह पता होनी चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले से रिलेट होता है। बट डायग्राम आपको इसलिए बताया जाता है ताकि आपको पता रहे कि हमारा जो पॉइंट है वो किस तरीके से ड्रॉ होता है और उसके बीच का डिस्टेंस एग्जैक्ट कहाँ पे लोकेटेड है। जैसे यहाँ पे हमें आर पता है, डी पता है, एन पता है, पॉइंट पता है, ओरिजिन पता है, एक्स वाई जेड एक्सिस पता है, तो वो किस तरीके से हमें पता रहेंगी हम जब डायग्राम देखेंगे तब। तो इसलिए आपको डायग्राम बताया जाता है। बाकी डायग्राम एग्जाम में बनाने की ज़रूरत नहीं है। वेक्टर फॉर्म आपने समझ लिया। अब हम देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म होता है आपका एक्स एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। यहाँ पे एक्स वाई जेड जो है वो पी के पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है, और ये किसके इक्वल रहेंगे, डी के इक्वल रहेंगे। इतना क्लियर हो गया। आपको डी एक्स वाई जेड सब गिवन रहेगा, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोग को बहुत ईजिली समझ में आएंगे ये सारे फॉर्मूले। यहाँ पे आपके एल एम एन जो है वो क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन होंगे, और जो आपके पॉइंट ऑन अ प्लेन है वो क्या है, आपके एक्स वाई जेड है। क्लियर हो गई ये चीज़। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट जो कि हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, ये देखिए, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट। हमें एक इक्वेशन गिवन रहेगी एक प्लेन के अंदर, उसके हमें वेक्टर के पासिंग पॉइंट्स फाइंड करने होंगे। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट, एक यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट है, यहाँ पे हमारी लाइन पास हो रही है प्लेन की, इतना समझ में आ गया, जो कि परपेंडिकुलर रहेगी हमारी किससे, इक्वेशन से क्या रहेगी, हमारे प्लेन की जो लाइन है वो क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। देखिए, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट या फिर गिवन प्लेन। तो देखिए, यहाँ पे जो हमें गिवन पॉइंट पर रहेगा एक्स वाई जेड जो आपके पॉइंट रहते हैं उसके थ्रू। तो देखिए, यहाँ पे डायग्राम इस तरीके से शो हो रहा है। साथ ही साथ में एक और डायग्राम आप लोग यहाँ पे देखिए, जिसके कारण से आपको क्लियरली समझ में आए। यहाँ पे आपका नॉर्मल पॉइंट है, या आपका आर है। आर क्या रहता है, आपका पोजीशन वेक्टर, या आपका ए वेक्टर है। यहाँ पे आपके पॉइंट्स रहेंगे एक्स वाई जेड। यहाँ पे नेमिंग है ओरिजिन से, ए से, और यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। इस तरीके से 3D में आपका डायग्राम ड्रॉ करके दिखेगा। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। डायग्राम आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है कि किस तरीके से हमारा पॉइंट शो होता है, किस तरीके से 3D डायग्राम बनते हैं, और किस पॉइंट को क्या कहते हैं, किसको ए वेक्टर कहते हैं, किसको आर पोजीशन वेक्टर कहते हैं, कहाँ पे हमारा ए पॉइंट लोकेटेड है, कहाँ पे पी पॉइंट लोकेटेड है, कहाँ पे आपका नॉर्मल पॉइंट ड्रॉ हो रहा है। ये सब चीज़ों के लिए आपको डायग्राम बताए जाते हैं। बाकी डायग्राम जो है वो एग्जाम में नहीं बनाने की ज़रूरत होती है। इतना समझ में आ गया। अब हम इसके वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म समझ लेते हैं। इफ़ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए, हम मान लेते हैं कि जो हमारा प्लेन है वो किसी पॉइंट ए पे पास हो रहा है विद द पोजीशन वेक्टर ए, जिसका पोजीशन वेक्टर आपका क्या है, ए है। ए से बोलो, आर से बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं। एंड इट्स परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एन, और वो क्या है, परपेंडिकुलर है वेक्टर एन से। अब इसका वेक्टर फॉर्म देखिए किस तरीके से हम फाइंड करेंगे अगर ऐसी कंडीशन होगी क्वेश्चन में। तो वेक्टर फॉर्म होता है आर माइनस ए डॉट प्रोडक्ट विथ एन विच इज इक्वल्स टू 0। आपको एन जो है वो गिवन रहेगा, आपको ए भी गिवन रहेगा, आपको हर एक चीज़ क्वेश्चन में गिवन रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कार्टेशियन प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एक्स वाई जेड, x1 y1 z1 एंड डायरेक्शन रेशियो ए बी सी। अब इतना क्लियर हो गया कि हमारा जो कार्टेशियन का अगर हमें इक्वेशन फाइंड करनी है तो वो कब होगी, कार्टेशियन प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अगर हमारा कार्टेशियन प्लेन जो है वो किसी पॉइंट से पास करेगा जो कि x1 y1 z1 होगा, और उसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी हमें गिवन हो, तब हमें इसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, a x-1 प्लस बी y-1 प्लस सी z-1 विच इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए, प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन पॉइंट्स। अगर कोई प्लेन जो है
वो किससे पास हो रहा है, दो इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन से अगर वो पास होता है तब उसकी इक्वेशन क्या होती है, वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में। वो देखिए सबसे पहले नॉर्मल इक्वेशन देखते हैं, आर डॉट प्रोडक्ट विथ n1 इक्वल्स टू d1। n1 क्या है आपका यूनिट वेक्टर है, एंड सिमिलरली आर डॉट प्रोडक्ट विथ n2 विच इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 प्लेन्स है इसलिए 2 इक्वेशंस होंगी। वेक्टर फॉर्म में देखिए आर डॉट प्रोडक्ट विथ n1 वेक्टर n कैप प्लस लैम्डा n2 कैप विच इज इक्वल्स टू d1 प्लस लैम्डा d2। अब यहाँ पे n1 और n2 क्या है, आपकी यूनिट वेक्टर है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी हमें n की वैल्यू गिवन नहीं होती है तो हम यूनिट वेक्टर के फॉर्मूले की हेल्प से इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं। कार्टेशियन फॉर्म देखिए, कार्टेशियन फॉर्म क्या रहता है आपका, a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 विच इज इक्वल्स टू 0। इस तरीके से हम कार्टेशियन फॉर्म फाइंड करेंगे। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखिए आप, कोप्लैनरिटी ऑफ द टू लाइंस के बीच में आपको क्या फाइंड करनी है, कोप्लैनरिटी। तो उसका वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला और कोप्लैनरिटी का फॉर्मूला क्या होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो देखिए यहाँ पे वेक्टर फॉर्म क्या है, आर वेक्टर विच इज इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1 एंड आर विच इज इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू b2। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे b1 की और b2 की वैल्यू आएगी, यहाँ पे a1 वेक्टर और a2 की वेक्टर की वैल्यू आएगी। यहाँ पे समझ में आ गया। अब आप लोग देखिए कोप्लैनरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट विद b1 क्रॉस प्रोडक्ट विद b2 विच इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपको a2 माइनस a1 वेक्टर की वैल्यूज पुट करनी होगी और यहाँ पे b1 एंड b2 का पहले क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा, देन उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट होंगी। कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा आपका, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 a2 b1 b2 c1 c2 विच इज इक्वल्स टू 0। इस तरीके से आप लोग कार्टेशियन फॉर्म फाइंड करेंगे, फिर कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अगर हमें क्वेश्चन में ये बोला गया हो कि आपको दो प्लेन के बीच का एंगल फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। आर डॉट प्रोडक्ट विद n1 विच इज इक्वल्स टू d1 एंड आर डॉट प्रोडक्ट विद n2 विच इज इक्वल्स टू d2। n जो है वो आपका यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर n अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n। ये क्लियर है। अब यहाँ पे मैं क्या फाइंड करना, दो प्लेन के बीच का एंगल। तो देखिए किस तरीके से फाइंड होगा, cos थीटा विच इज इक्वल्स टू n1 डॉट प्रोडक्ट विद n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ n2। इस तरीके से आपका एंगल फाइंड होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को मैं डायग्राम भी बता देती हूँ कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का डायग्राम बनता है किस तरीके से। एक प्लेन हमारा ये है, एक प्लेन आपका ये है। ये आपका प्लेन 1 है, ये आपका प्लेन 2 है, ठीक है। ये आपका n2 है, ये आपका n1 है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए एंगल किस तरीके से बनेगा, बिकॉज यहाँ पे तो हमें एंगल की ही बात की गई है। ये आपका थीटा है, ये आपका 90 माइनस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन दी नॉर्मल्स। यहाँ पे देखिए ये n2 और n1 के बीच का जो एंगल है वही आपका थीटा है, इसलिए एंगल बिटवीन दी नॉर्मल्स, जो नॉर्मल्स के बीच में एंगल बन रहा है वही आपका ये थीटा है। इतना क्लियर हो गया। 90 माइनस थीटा, यहाँ पे 90 माइनस थीटा है और साथ ही साथ में क्या है आपका एक थीटा। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक का थीटा है ये वाला, ये क्या है आपका द एंगल बिटवीन दी प्लेन्स। जो ये दोनों प्लेन्स है, प्लेन 1 और प्लेन 2, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो ये वाला थीटा है। इतना क्लियर हो गया, बिकॉज यहाँ पे आपका 90 डिग्री का फॉर्मेशन फॉर्म हो रहा है। ये देखिए ना, एक ये यहाँ पे आप लोग देखिए डायग्राम को रोटेट करके हल्का सा इस तरीके से अगर मैं क्लियरली देखूँ तो ये देखिए ये आपका एग्जैक्ट 90 बन रहा है ना, इस तरीके से देखिए एग्जैक्ट 90 बन रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है आपका 90 माइनस थीटा। इतना सबको क्लियर हो गया। यही आपका डायग्राम है। इसको एक सेकंड फॉर्म में भी दिया गया है, एक प्लेन ये एक प्लेन ये, यहाँ से यहाँ तक का आपका 180 माइनस थीटा है और ये क्या है आपका थीटा है। ये देखिए इतना क्लियर हो गया। ये पूरा रोटेटेड पूरा ओवरऑल ये हमारा फर्स्ट एंड सेकंड को दोनों को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए 180 माइनस थीटा हो गया। आप लोग को इतना समझ में आ गया। यही आपका डायग्राम है। डायग्राम नहीं आएगा एग्जाम में, डायग्राम सिर्फ समझने के लिए है। डायग्राम आपको ड्रॉ भी नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके समझने के लिए है कि n2 की पोजीशन कहाँ पे होती है, n1 की पोजीशन कहाँ पे होती है, थीटा कहाँ पे होता है, 90 माइनस थीटा कहाँ पे होता है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का एंगल एग्जैक्ट कहाँ पे लोकेटेड रहता है, इसलिए डायग्राम आपको बताया जा रहा है। बाकी एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए है। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग देखिए, इफ प्लेन इक्वेशन आर इन अ कार्टेशियन फॉर्म। अगर हमारी प्लेन की इक्वेशन जो है वो कार्टेशियन फॉर्म में हो तो वो किस तरीके से होनी चाहिए, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 विच इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन आपकी किस तरीके से लिखी होनी चाहिए, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0। अगर आपको यहाँ पे एंगल फाइंड करना हो इनका तो किस तरीके से आप फाइंड करेंगे,
cos theta which is equals to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon root a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर मॉडुलस। यहाँ पे मॉडुलस का ये मीनिंग है कि अगर इनकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव ही निकलेगी, बिकॉज आपको पता है कि मॉडुलस मीन्स होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू दोनों की दोनों क्या आपको बना के देगा, वो पॉजिटिव ही देगा। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, इफ प्लेन आर परपेंडिकुलर देन, अगर प्लेन हमें परपेंडिकुलर प्रूफ करने को बोला जाता है तब हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे। अगर उन दोनों का जो नॉर्मल हमारा है n1 और n2 की जो वैल्यू है वो क्या रहे, एक तो जीरो की इक्वल रहे, n1 और n2 का जो डॉट प्रोडक्ट है वो एक तो जीरो की इक्वल रहे। सेकंड जो है हम फाइंड किस तरीके से करेंगे, जैसे आपको पता है अपने पहले इससे पहली वाली एक्सरसाइज में भी जब आपको परपेंडिकुलर प्रूफ करना था तो आप एक कंडीशन लेके चलते थे और पैरेलल प्रूफ करना था तब भी आप एक कंडीशन लेके चलते थे। तो यहाँ पे वो कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे रहेगा आपका a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 विच इज इक्वल्स टू 0। आप जब a1 a2 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, b1 b2 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे एंड c1 c2 की वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो उनका पूरा का पूरा सोल्यूशन अगर जीरो की इक्वल आता है तब हमारा प्लेन जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और अगर इनका जो सम है वो जीरो की इक्वल नहीं आता है तो वो आपका परपेंडिकुलर नहीं होगा। क्लियर हो गया। अब सेकंड देखिए, इफ प्लेन आर पैरेलल, अगर प्लेन जो है वो पैरेलल हो तब क्या कंडीशन रहेगी, a1 a2 इक्वल टू b1 b2 एंड इक्वल टू c1 c2। a1 और a2 की वैल्यू, b1 और b2 की वैल्यू और c1 c2 की वैल्यू दोनों तीनों की तीनों वैल्यूज जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल रिलेट करनी चाहिए, तब जाके वो आपको क्या कहलाएगा, पैरेलल कहलाएगा। यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे जीरो आना चाहिए इनका सम, तब जाके ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे इक्वल रहेगा तब जाके वो क्या होगा, पैरेलल होगा। इतना क्लियर हो गया। क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, हमें प्लेन से डिस्टेंस फाइंड करना है पॉइंट के बीच का। तो देखिए डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ d माइनस a डॉट n। यहाँ पे n क्या है, आपका यूनिट वेक्टर है, d जो है वो क्या है, प्लेन इक्वेशन, d में आपकी प्लेन इक्वेशन आएगी जो कि क्या होगी, r डॉट प्रोडक्ट विथ n। नॉर्मल जो हमारी इक्वेशन होगी उसका मल्टीप्लाई r के साथ में। r क्या रहता है आपका, पोजीशन वेक्टर xi प्लस yj प्लस z की, ये आपका r रहता है। इतना तो आपको पता ही है। अब देखिए कार्टेशियन इक्वेशन क्या रहती है, कार्टेशियन इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz प्लस d विच इज इक्वल्स टू 0, ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी। इसका हमें जब डिस्टेंस फाइंड करना होगा कार्टेशियन इक्वेशन में, तब हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला देख लीजिए, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन, एंगल बिटवीन एक लाइन और प्लेन के बीच में जब हमें एंगल फाइंड करना तो किस तरीके से फाइंड करते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए, एक नॉर्मल, मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है, एक नॉर्मल फिगर है ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, बीच के जो आपका क्या रहता है आर, जो कि क्या होगा आपका पोजीशन वेक्टर रहता है। ये वाई और एक्स की, वाई और आर के बीच में, पोजीशन वेक्टर और वाई की एक्सिस के बीच में जो एंगल है उसको हमने थीटा नाम दिया है, और आर से एक्स एक्सिस के बीच का जो एंगल है उसको 90 माइनस थीटा दिया है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए डायग्राम नहीं इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नहीं ड्रॉ होगा, ये सब समझने के लिए है। अब यहाँ पे देखिए एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन किस तरीके से हमारी इक्वेशन होंगी और किस तरीके से हम एंगल फाइंड करेंगे, उसका क्या फॉर्मूला है वो आप लोग देखिए। इक्वेशन ऑफ अ लाइन होगी आपकी r इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज इक्वल्स टू r डॉट प्रोडक्ट विद n विच इज इक्वल्स टू d। साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद n अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड मैग्नीट्यूड ऑफ n। इस तरीके से आप साइन थीटा या फिर हमारा एंगल फाइंड करेंगे प्लेन और लाइन के बीच में। इतना सबको क्लियर हो गया। यही आपका इंट्रोडक्शन था। एक्सरसाइज आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं, बस आपको फॉर्मूले पता हो तो आप लोग खुद से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।